सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड का सिलेबस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस ईयर के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो बीएससी सेकेंड ईयर जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी बीएससी का बैकबोन होता है। किसी भी बीएससी करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, अगर उनको कैरियर में आगे जाना है तो इस ईयर में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ऑलरेडी बहुत सारा जो टाइम है हमारा खर्च हो चुका है। अगर आप देखो तो सेशन जो होते थे वो जुलाई और अगस्त से शुरू हो जाते थे, लेकिन अभी हमारा सितंबर चल रहा है और वो भी खत्म होने के कगार पर है। तो आप सभी को ये चीज़ पता है कि हमारा सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी पीछे। अगर आप सेकेंड ईयर का सिलेबस देखोगे तो ये सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, और काफ़ी ब्रॉड होने के लिए अगर मैं हिसाब से चलूँ तो अभी टाइम काफ़ी कम है। और प्रयागराज के अंदर जो है वो बहुत ही कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अभी बीएससी बायो की अगर मैं बात करूं तो वो इंस्टीट्यूशन कोई चला रहा है। ये बहरहाल हमें अभी तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं दिख रहा है। तो अशोका इंस्टीट्यूट आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएससी मजाक नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल एक ग्रेजुएशन है, पर अगर आप इसको आज सही से पढ़ेंगे तो कल आपका फ्यूचर जो है वो एक अच्छी तरीके से एक अच्छी जगह पे स्टेबल हो सकता है। और ये केवल वही बता सकता है जो खुद उस एरिया में रह करके मेहनत करता है। ये बीएससी टोटली तरीके से आपका एकेडमिक होता है, और एकेडमिक रिकॉर्ड आज आपको पता है कि हर जगह पे एकेडमिक रिकॉर्ड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको केवल बीएससी पढ़ना नहीं है, उससे आपको प्रूव करना है, ताकि आप आगे जाकर के फ्यूचर में आपको चाहे फिर वो एमएससी हो, फिर वो चाहे लाइफ साइंस की तैयारी हो, नेट की तैयारी हो, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 3 पेपर बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं। जो पहला पेपर होता है, वो पहला पेपर जो होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि 3 यूनिट हमारी होती है। उसमें से पहली यूनिट जो होती है वो काफी बड़ी यूनिट मानी जाती है, और ये यूनिट बेसिकली जो होता है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। अगर आगे जाकर के ऑफलाइन क्लासेस हमें करने को मिलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा होती है, गवर्नमेंट कहती है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो उस समय हम आपको प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। तो इसके लिए बहरहाल मैं बहुत श्योर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हम ट्राई जरूर करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल की भी नॉलेज मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर बहुत सारे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं होते, वो प्राइवेट पढ़ते हैं, जिससे कि कई दफ़े उनको प्रैक्टिकल से वंचित हो जाते हैं, प्रैक्टिकल उनके यहाँ पे नहीं होते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हमने सोचा हुआ है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल जो है वो कराना ज़रूरी है, क्योंकि बीएससी पार्ट 2 के अंदर जो पहली यूनिट के अंदर जो पहली चीज होती है टेक्सोनॉमी, वो बगैर प्रैक्टिकल के आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, हर दफा एग्जाम में पूछा जाता है। बस आपको करना इतना रहता है कि 3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। वो 3 चीजें क्या होती हैं? एक बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे और भी सारे क्लासिफिकेशन से अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रांटल, हचिंसन, इनकी भी क्लासिफिकेशन, अगर आप 3 क्लासिफिकेशन अगर आप तैयार रखते हैं तो फिर आप ये जान लीजिए कि आगे जाकर के ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन में से तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर आता ही आता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। वैसे बेंथम ऑफ हुकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया जो कि आपके इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जाकर के देख लीजिएगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके बारे में वीडियोस उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन वहां पे आपको एक प्रिसाइज साइज में मिलेगा, और लाइव क्लासेस के अंदर भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब हम लोग बेंथम एंड हुकर और या फिर टेक्सोनॉमी के पेपर को पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद नीचे की तरफ, तो हमें इतनी फैमिली पढ़नी है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फैमिली है, इतनी सारी फैमिलीज के बारे में हमें अभी पढ़ना है। और आपको पता है कि ये सारी जो फैमिली आप तभी कर सकते हो जब आप इनके फ्लावर का डाइसेक्शन जो है वो अच्छी तरह से करना जानो। जब तक आप फ्लावर का डाइसेक्शन अच्छी तरीके से नहीं करोगे तब तक आप इस बात को ध्यान रखना कि जब तक आप इनके फ्लावर का डाइसेक्शन नहीं करोगे तब तक आप इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे आपको पोएसी, लिलिएसी, ऑर्किडेसी, रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, बहुत सारी तमाम फैमिलीज हैं, तकरीबन 14-15 के आसपास में फैमिली हैं, और इन सभी के फ्लावर का डाइसेक्शन आपको करना है। क्योंकि जब आप फ्लावर का डाइसेक्शन सब लोग समझ रहे हो ना, एक एक पार्ट को अलग करना, उनके बारे में जानना कि आखिर किसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल भी इस वाले सिलेबस से बिल्कुल अनजान है।
तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। जो भी फर्स्ट ईयर से अभी अभी आए हैं या फिर अभी बीएससी को पढ़ना आपने शुरू किया है, तो इस बात को ध्यान में रखो कि हम बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर उसके बाद हम लोग बात करें अपने सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट आती है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो होती है ना, ये इस पेपर के अंदर की सबसे सिंपल चीज है। मैंने पहला एक क्वेश्चन बता दिया ना, बेंथम होकर। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें आपको डायग्राम को बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना होता है। अगर आप इसमें मौजूद जितने भी टॉपिक है अगर आपने पढ़ लिए तो आपके पक्के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं जिन जिन टॉपिक को आपको बता दूंगा वो टॉपिक आपको एग्जामिनेशन पेपर में पक्का देखने को मिलते, क्योंकि चाहे फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर वो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो या फिर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चंस जो मैं अभी बताऊंगा वो सभी एग्जामिनेशन में आपको बारी बारी से देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहली चीज है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्रॉड आउटलाइन ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको जानना है, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। टिश्यू सिस्टम हमारी पहली यूनिट होगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लाइव वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में एक चीज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलता है, रूट स्टेम ट्रांजिशन। ये 100% श्योर आपके ये क्वेश्चन आता ही आता है, रूट स्टेम ट्रांजिशन ये देखने को मिलता है आपको। अगर मैं उसके बाद बात करूं सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपके लिए कंपलसरी है पढ़ना, क्योंकि जब तक आप सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ोगे तब तक आप बहुत सारे ऐसे स्टेम है जो कि एक क्वेश्चन और फिक्स होता है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें आप देखते हैं बिग्नोनिया, ड्रेसिना की स्टेम का सेक्शन, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। वैसे इन सब के सेक्शंस आपको लैब में प्रोवाइड कराए जाते हैं मटेरियल, और वहां पे आप सेक्शन कट करते हो, लेकिन साथ में ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। फिर चाहे वो किसी का भी सेक्शन आपको दे सकता है, चाहे बिग्नोनिया का दे दे, चाहे ड्रेसिना का दे दे, आपको बस उस सेक्शन का डायग्राम बनाना होता है और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और लेकिन उसके लिए जानना होता है ना कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज है। आपने कैम्बियम वगैरह पढ़ा हुआ है ना, तो आपको बस इसमें थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा आपको जानना है, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में एंटर कर चुके हो। और मैंने एक चीज बताया ना कि हमारे पास में ऐसे टीचर हैं जो कि आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे। उनको ये चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि फ्यूचर में जाकर के आपको किस यूनिट पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि भाई चलो ठीक है, टिश्यू सिस्टम पे क्या ही मेहनत करना, कितना है इसमें, तो फिर मैं आपको टिश्यू सिस्टम उतना हल्के तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जाम जो है वो ठीक ठाक निकल जाए। बट लेकिन अगर वो जो है ये आगे जाकर के आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर देखना जरूरी है। ग्रेजुएशन में फ्यूचर देखिए कि आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करो। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानोगे तो आप इसकी अगली यूनिट नहीं पढ़ पाओगे। इसे फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स के बारे में ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जानते रहोगे तो आगे जाकर के आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। अब अगर उसके बाद की हम लोग यूनिट देखें तो यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो ये भी यूनिट छोटी है लेकिन बहुत ही कमाल की यूनिट है, और आप सब ने इंटरमीडिएट में इस यूनिट के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एंथर के बारे में, ओव्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा हुआ है भाई। उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। बस हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यूपी बोर्ड के हैं, उनके लिए नामों को थोड़ा सा दिक्कत होती, बट उसको आपने हिंदी में पढ़ा है, यहाँ पे ये इंग्लिश में जो यूपी बोर्ड के हैं। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनको ये पता है कि उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस यहाँ पे उसको क्या करना है थोड़ा सा डिटेल। जब आपने उसको पढ़ा है तो यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसको जीन लेवल पे भी लेकर के जाएंगे, ताकि फ्यूचर के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा हो आपके लिए। मतलब कि बहुत सारे बीएससी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अब बस आपको ये बता देते हैं कि यार बस ये टॉपिक पढ़ लो, इसको ऐसा पढ़ लो, इसको वैसा पढ़ लो, इसको पर जब आपको कोई भी टॉपिक बताया जाता है तो वहां पे कैसे हो रहा है ये तो बता, लेकिन क्यों हो रहा है ये बताना भी फर्ज बनता है कि आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि आखिर ये प्रोसेस हो क्यों रही है, ठीक है ना, ये भी तो जानना चाहिए। या फिर अगर ये प्रोसेस क्यों हो रही है तो ये कैसे हो रही है, तो ये भी दो चीजें जो होती है वो आपको यहाँ पे बताइए, कब क्यों कैसे, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी लाइव सेशन के अंदर या फिर क्लास के अंदर, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 100% आता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो इससे चाहे इंटरमीडिएट के नीट का हो, चाहे फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप जो है ग्रेजुएशन के कर रहे हो, चाहे फिर आप मास्टर की कर रहे हो, चाहे फिर वो CSIR की कर रहे हो,
इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फर्टिलाइजेशन सभी लोग पढ़ लियो, डबल फर्टिलाइजेशन तो इसको भी आप जानते ही हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। बाकी बहरहाल आपको पढ़ाया तो सभी कुछ जाएगा। एंडोस्पर्म एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी ये चीज होता है, ये भी हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा होता है और यहाँ ग्रेजुएशन में इस पे शॉर्ट नोट्स 100% श्योर आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जो यूनिट है ना, इनसे आप जो ये 2-3 टॉपिक अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो इस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं है, ठीक। तो पहली यूनिट में हमारा इस तरीके से पहला पेपर हमारा यही है। पहले पेपर में हम लोग यही खत्म करते हैं। और पहली यूनिट जो है वो जब तक आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह से नहीं करते हो, आप सारे फ्लावर का डाइसेक्शन अच्छी तरह से नहीं करते हो, तब तक कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि आपको बता दिया, अगर मैं आपको बता दूंगा कि यार उसमें 5 पेटल्स थे, तो आपको याद करना पड़ रहा है ना 5 पेटल्स थे। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि यार उसमें जो 5 पेटल्स थे, लेकिन वो अगर आप देखें, अगर वो आप देख करके खुद उस 5 पेटल्स को आप अलग करिए और देखिए कहे यार इसमें 5 पेटल्स थे, तो आपको लगेगा नहीं यार हमने तो उसको डाइसेक्शन किया हुआ था, आपको ये चीज क्लियर। तो जो इमेजिनेशन जो चीज हम देख करके करते हैं उसकी अपनी कुछ अलग ही बात होती है। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड की जो यूनिट है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पेपर सेकंड की यूनिट बैकबोन होती है सेकेंड ईयर के अंदर, फिर वो चाहे हमारा जूलॉजी हो, फिर वो चाहे हमारा बॉटनी हो, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और फ्यूचरिस्टिक यूनिट होती है, वो होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वो आज आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो फिजियोलॉजी आपके लिए बहुत आगे जाकर के काम करने वाला है। फिर वो चाहे जूलॉजी में हो, फिर वो चाहे बॉटनी में हो, फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। या फिर आप कह सकते हो पूरी की तरीके से एक तरह से वो बैकबोन है किसी भी ग्रेजुएशन का, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर हमें पहली यूनिट के अंदर जो देखने को मिलता है, पहली चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलता है क्या क्या इसके अंदर आता है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। अब अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, तो ये पहली यूनिट चलो ठीक है आप पढ़े होंगे, सेल कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर माइक्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये सभी चीजें चलिए ठीक है। लेकिन इन सब का जो जोड़ तोड़ है वो बसा हुआ है कहां पे, वो बसा हुआ है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इन जनरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पहली यूनिट है हमारी फिजियोलॉजी की, मतलब फिजियोलॉजी का ये पहला टॉपिक है पहली यूनिट का पहला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इन जनरल। मतलब कि यहाँ पे आप जैसे ट्रांसपेरेशन है, एसेंट ऑफ सैप है, ये तमाम तरीके की चीजों को आप क्या करते रहेंगे, इसको पढ़ेंगे इसके अंदर। और ये फिजियोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। फिर वो आपका क्या हो, ओके सॉरी, फिर उसके बाद चाहे वो क्या हो, फिर वो चाहे आपका एसेंट ऑफ सैप हो, फिर वो चाहे आपका ट्रांसपेरेशन हो, फिर वो चाहे आपका नाइट्रोजन हो, फिर वो चाहे आपका ट्रांसलोकेशन हो, ये सभी इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अगर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग और भी बात करें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रेशर जो होते हैं हमारे, टारगेट प्रेशर, मूवमेंट इन प्लांट, किस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट करता है, डिफ्यूजन क्या होता है, वाटर रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। कई तरह की एसेंट ऑफ सैप में आप थियरी वगैरह देखेंगे, तो ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें एसेंट ऑफ सैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ट्रांसपेरेशन, ये आपको जानना है, ट्रांसपेरेशन, एसेंट ऑफ सैप और नाइट्रोजन, ये 3 चीज आप जानते रहेंगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल है, ये यूनिट आपकी, ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद हम एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात करें जो CSIR, MSc और आपको आगे हर जगह काम में आती है, वो है हमारा हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे जाकर के आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। और ये कहीं ना कहीं हमारे फिजियोलॉजी में हार्मोन्स और फोटोसिंथेसिस 2 ऐसी यूनिट होती है जो आपके लिए फ्यूचर में भी काम में करती है और इसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। फिर वो चाहे आपसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है, इनकी बायोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो ये पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। इस यूनिट के अंदर आप सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के ही पढ़ोगे। क्यों, रीजन है उसके पीछे, ये यूनिट फ्यूचर की यूनिट है और इसमें हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसमें बिल्कुल भी 1 रुपए की भी हमें जो है क्या कहते हैं कि उसको लापरवाही नहीं बरतनी है। इसमें हमें हर एक टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है, पूरी जान लगा के पढ़ना है, ताकि
ये यूनिट केवल हमारे एग्जामिनेशन के लिए ही हमें जरूरत ना पड़े, हमारा फ्यूचर के बाहर भी जब आप बाहर जाएंगे या फिर कभी आप एमएससी में जाते हैं, कहीं आप वहाँ पे क्लासेस करते हैं, तो आपको ऐसा ना यार हमने क्या पढ़ लिया बीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी यूनिट आपको बहुत ईमानदारी से पढ़नी है। अगर आप बॉटनी से एमएससी करोगे ना तो ये तो मतलब एकदम से रामबाड़ी है, जान लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एंजाइम के, तो एंजाइम भाई बायोकेमिस्ट्री का टर्म है और आप सभी को जो है इसके बारे में जानना है। इसका बेसिक है, बहुत हाई नहीं, बस बेसिक सी चीजें हैं कि कौन कौन से एंजाइम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फोटो रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन में इनके रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। ये यूनिट दिखने में ये टॉपिक आपको बस इतना छोटा सा लग रहा है, पर ये दरअसल ये छोटा नहीं है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर किसी टॉपिक को पढ़ाने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, किसी भी टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो वो है फोटोसिंथेसिस। बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन 100% आता है, हार्मोन से क्वेश्चन 100% आता है, एसेंट ऑफ सैप से क्वेश्चन 100% आता है, ट्रांसपैरेशन से क्वेश्चन 100% आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन 100% आता है। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आप चाहे जो कर लो, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन, आप सभी जानते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो अपने में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये भी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है, फ्यूचर में भी हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। अब अगर उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यूनिट 2 है। यूनिट 2 के अंदर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? इकोलॉजी। अब अगर आप इकोलॉजी को करोगे तो भाई इकोलॉजी के लिए हमारे पास और भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो भी आपको इसमें गाइड करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दूं तो आप लोग सब लोग ने पढ़ा हुआ इकोसिस्टम वगैरह, तो वो पुरानी जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट की बुक है, एक चीज ध्यान रखना बीएससी सेकेंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताना भूल गया। बीएससी के अंदर, बीएससी अगर आपको सच में पढ़नी है अच्छी तरीके से, तो जितनी भी आपके इंटरमीडिएट के अंदर डेटा है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, जब आप खुद बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके आओगे, तो लाइव क्लासेस लेने में आपको उतनी ज्यादा मजा आएगी। या फिर लाइव ही नहीं, अगर कभी ऑफलाइन क्लासेस हुई तो उसमें भी बगैर पढ़े आप अच्छा नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो आपको जो अपने इंटरमीडिएट की बुक को बहरहाल बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वो वही चीज लिखता है जो आपके बीएससी के अंदर है, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी चाहो तो आप ना लगाओ, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर यहाँ पे जो थोड़ी एडवांस चीजें हैं आप उसको जाकर के उसमें ऐड कर लो, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, इकोलॉजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक, एडेफिक, उसके बाद क्या है हमारा फाइटो जियोग्राफिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ये तमाम तरीके की चीजें जो होगी आपको पढ़नी है यहाँ पे। उसके बाद एडॉप्टेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, ये सारी एडॉप्टेशन है जिनसे शॉर्ट नोट्स अक्सर आपसे पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रूव्स है यहाँ पे, एपीफाइट है, पैरासाइट है, ये सभी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं, ये बस आपसे शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। बाकी क्या पूछ सकते हैं इसमें कोई ऐसा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बस शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। हाँ, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ये आ सकता है, डायरेक्टली आपसे इतना बड़ा सा पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है इकोसिस्टम के बारे में पूछ सकता है। पॉल्यूशन तो यार मतलब इसके बारे में तो क्या ही कहना, ये तो हर जगह आपको मिलता है, हर किसी में मिलता है। बस आप ध्यान रखिए कि पॉल्यूशन पढ़िए, लेकिन कुछ नए नए फैक्टर्स या कुछ नई नई चीज़ों को पॉल्यूशन में अगर आप अपडेट करेंगे तो ये भले बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ नहीं, तो इसको सभी कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखें, नई नई चीज़ें ऐड करें, अपडेटेड चीज़, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर आप इसको तैयार रखते हो तो आपका एक शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। बाकी पढ़ाई आपको सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे कम्युनिटीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया मुझसे, कम्युनिटीज के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना और समझना, ठीक। तो ये थी हमारी यूनिट सेकेंड, जो कि हमने देखा पेपर 2 के बारे में। अगर हम आगे चले तो आगे आता है हमारा पेपर 3, और पेपर 3 भी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले अगर हम बात करें पेपर थर्ड के बारे में, तो पेपर थर्ड में जो है वो आपको कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट देखने को मिलती हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर भी हमें 3 यूनिट देखने को मिलती है। दिखने में छोटा है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये यूनिट दिखने में जितनी छोटी आपको लग रही है, तीनों एक ही स्लाइड के अंदर आ गई है, ये उतनी ज्यादा खतरनाक यूनिट है पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस यूनिट को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं, मतलब हम बता भी नहीं सकते कि आपको हमारे पास किस तरह के टीचर हैं।
तो इस यूनिट को आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है आपका, वन सेकेंड, ओके, यूनिट फर्स्ट जो हमारा, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स आपके फ्यूचर ही नहीं भाई, अगर आप बायो से कभी भी जिंदगी में आगे जाना चाहते हो, फिर वो चाहे जूलॉजी हो, फिर वो चाहे बॉटनी हो, फिर वो चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, फिर वो चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, आप किसी भी स्ट्रीम में आगे जाओगे, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। ये यूनिट आप अगर आज बेसिक्स को अच्छी पढ़ के रखेंगे, अगर आप अपने इंटरमीडिएट बीएससी की किताब को अच्छी पढ़ करके रखेंगे, तो फ्यूचर भर आपको ये टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। और साइटोलॉजी जेनेटिक्स के ऊपर तो हमारे ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस हैं जो कि इस चैनल पे जल्दी ही डाले जाएंगे, ठीक है, कि बहुत जल्दी, मतलब कि 10-15 दिन का वक्त लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि आपको इसके लिए वीडियो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये पूरी यूनिट ऑलरेडी हम लोगों के पास में कंप्लीट पड़ी हुई है, ठीक। लाइव सेशन तो रहेगा ही, खैर वो तो अपनी जगह पे है। तो ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जेनेटिक्स में हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जेनेटिक्स आपको पूरी पढ़नी है, ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी में मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना कहूंगा कि साइटोलॉजी के अंदर जो अभी तक आप सेलुलर ऑर्गेन वगैरह पढ़ते आए हो कि भाई ये क्या नाम है वो, सेल कंपोनेंट वगैरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अब ये सिंपल चीजें हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, लाइसोसोम के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे, है ना, ऐसी चीजें, प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें ऐसी सी आपको बताऊंगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए थोड़ी सी अच्छी होंगी, और बाकी ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बीएससी के लेवल में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सब चीज आपकी बुक में, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में कोई चीज नहीं है, सारी चीज आपके सिलेबस में, हट करके कुछ भी नहीं रहेगा, बस उसको एक कदम आगे जाकर के बढ़ाऊंगा ताकि आगे जाकर के आपको वो कदम पीछे ना बढ़ाने पड़े, नहीं तो पता चला आपको एमएससी में फिर आना पड़ेगा वही बीएससी की किताब पलटते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइटोलॉजी या जनरल है, सेल, इसके बारे में आप सभी जानते हो, इसको तो आपका होमवर्क है, इसको करना। जो इंपॉर्टेंट यूनिट में बता रहा था ना आपको, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, ये तैयार रखना, ठीक है ना, मियोसिस माइटोसिस तैयार रखो, क्रोमोसोम तैयार रखो। ये ही केवल वो यूनिट है जिसमें बच्चे थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, बाकी यूनिट तो बच्चे पढ़ करके आते हैं, 10th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है, फिर 12th में पढ़ते हैं, जो कई लोग नीट किए होंगे वो भी पढ़ते हैं, इसको तो 10 जगह पढ़ाया जाता है। ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। उसके बाद हम लोग बात करें जेनेटिक्स में आप देखोगे तो जेनेटिक्स में मेंडेलिज्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इनके वही कैरेक्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, क्यों मटर के पौधे पे इन्होंने किया, क्यों पाइथोन पे ही किया, ये तमाम तरह की चीजें, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये सब चीजें हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जो हमें कम पढ़ाया था लिंकेज कम पढ़ाया था इंटरमीडिएट के अंदर, और हम लोग उसको कम पढ़े भी रहते हैं, तो लिंकेज को बहुत अच्छी तरह फोकस करके आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक्स से एक से बढ़ के एक टीचर है, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, सिंपल है यार, लिंकेज जब आ जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर अपने आप आ जाएगा, और बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह में कुछ खास रखा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली, जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल है और जो आपको ध्यान देना है, वो एक आपको ध्यान देना है म्यूटेशन को, जिसको कि हम लोग हर एक तरह के म्यूटेशन को पढ़ाएंगे, केवल म्यूटेशन नहीं, हर एक तरह के म्यूटेशन को पढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रिविएशन एंड पॉलीप्लॉइडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी है सभी इंपॉर्टेंट यार। इसमें आप, मैंने कहा नहीं, जेनेटिक्स में आप, मैं जिस यूनिट को देखूंगा जेनेटिक्स मुझे लगेगा आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि जिन्होंने आज डिसाइड किया है कि यार उनको पढ़ना है। देखो, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस बहुत ही कम होती हैं, या फिर होती भी हैं तो बच्चे बहुत ही कम जाते हैं, और मुझे पता है कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन लाइव क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस की ना सबसे खास बात यही है कि आप यहाँ पे सभी बच्चों के साथ में बैठ करके पढ़ते हो, और आपके लेवल कहीं से भी कमजोर नहीं होता है, बस आप सेल्फ स्टडी को अच्छी तरह से करते रहोगे। और मैंने कहा नहीं, ये कोचिंग जो है उसको पता है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो ना, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हर एक बच्चा इंडिविजुअली आ करके टीचर से बात करे, कहे कि सर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, वो टीचर ईमानदारी से उसको गाइड करेगा। यहाँ पे कोचिंग में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बस आप आए, आपने पूछा कि सर हम बीएससी कर रहे हैं, क्या होगा आगे, तो टीचर ये कहेगा बेटा पहले कर लो फिर उसके बाद। लेकिन फ्यूचर आपको आज बनाना है। अगर आज आपको नेट CSIR करके असिस्टेंट प्रोफेसर को देखना है, तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के ना ये सारी चीजें ABCD हो जाती हैं। ABCD मतलब CSIR नेट पे ये बहुत ही लो लेवल पे आ जाती हैं।
फिर आपको इनसे बहुत हाई, अभी आप जब यहाँ पे कोचिंग पर लोन लगे आप तो सारी बायो आ गई, अब इसके आगे बायो है ही नहीं है। बट ये शुरुआत होती है हमारी, ये शुरुआत है हमारी। अभी आप डीप और बेस, ठीक है, ये हमारा बेसिक्स है, पर जब आप डीप देखोगे ना तो वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि वो आप उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, बहुत जरूरी होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, बस बीएससी कर लिया, उसके बाद फिर तमाम तरह से उनका दिमाग भटकना, कोई एसएससी में जा रहा होता है, कोई कहीं किसी जॉब में जा रहा होता है, और फिर लौट घूम करके 2-3 साल बाद जब कैरियर एक तरह से उनका नहीं हो पाता एसएससी वगैरह में, तो लौट करके घूम फिर के फिर वहीं आएंगे, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार ये स्ट्रीम में ऐसा नहीं, पर ग्रोथ है, बस आपको एक सही शेप देने की जरूरत है। सही शेप मिल जाएगा तो आप नहीं, अब कोई भी आगे बढ़ सकता है। ठीक, हाँ, थोड़ी सी ये है कि थोड़ी जर्नी जो है वो थोड़ी लंबी जरूर है, पर जितनी एजुकेशन और जितनी जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है ना, शायद ही किसी भी कोर्स और किसी भी चीज के अंदर आपको मिले। खैर वो बात की बात है। और आगे देखते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में अगर हम देखते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। हमारे पास सम्राट अशोक सर से अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टीचर नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर भी आपको क्या किया है कि जो भी CSIR के बच्चे हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े, वो भी जानते हैं कि उन्होंने अकेले दम पर मेहनत की। प्रयागराज के अंदर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है ना। इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने देखा, इन्होंने समझा कि CSIR का एग्जाम आने वाला है, DBT JRF का एग्जाम आने वाला है, बच्चों को पढ़ाना, और इन्होंने पढ़ाया। और यही हमारा पहला रूल होता है। हमारी फीस को लेकर के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बहुत सारी फीस ले रहे हैं, और अभी से फीस ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी से फीस ले रहे हैं, और ठीक भी है। लेकिन इतनी ज्यादा फीस इस लॉकडाउन के अंदर मुझे लगता है कि सही नहीं होता है। तो हम फीस का हमारे स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि हर एक बच्चे को अच्छा लगेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका ऐसा इकट्ठे में आपको जमा करना है या फिर आपको 6 महीने में जमा करना है। आपको तीनों चीज मिलेगी। जो बच्चा इकट्ठा करना चाहेगा इकट्ठा करेगा, जो बच्चा 6 महीने में जमा 6 महीने, जो बच्चा महीने का जमा करना चाहिए महीने में जमा करेगा। हर एक तरह से बस आपको सुविधा होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भैया ये यूनिट कमाल ही की है। मतलब इस यूनिट में तो आपके इस लेवल पे तो इतनी ज्यादा बेसिक्स है, आगे जाकर के काम देगा। आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है, आगे जाकर के आपको पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस पढ़नी, वो भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर। अभी पहले तो आपको ये जानना जरूरी है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये यूनिट में आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप DNA नहीं पढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन नहीं पढ़ पाएंगे, RNA का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तो भाई ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ पाएंगे, और उसके बाद प्रोटीन तो भाई आपको पता है ट्रांसलेशन नहीं पढ़ पाएंगे। तो जानना तीनों के बारे में जरूरी है, क्योंकि सभी एक दूसरे से लिंक हैं। आप जेनेटिक्स बगैर मेंडल के नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक्स जो दिया था वो मेंडल जी ने दिया था। इन्होंने न्यू रखी थी जेनेटिक्स। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे न्यूटन जी ने क्या देखा भाई, बस क्या देखा इन्होंने, एप्पल को गिरते ही तो देखा और बता दिया ग्रेविटी, ये कौन सी बड़ी खोज है। पर सोचो उन्होंने उस चीज पे गौर दिया, शुरुआत की कि लगो अब तुम लोग करो रिसर्च इसमें, तब जाकर के तमाम तरह के और फॉर्मूला उनसे जुड़ते आए और फॉर्मूला उनसे जुड़ते आए। इसी तरह मेंडल जी थे, इन्होंने न्यू रख दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी जितना जेनेटिक्स जितने भी DNA खोज सको खोजो। तभी तो लोगों ने न्यू होती है ना भाई। पहले आप पहले डायरेक्शन जो था ना, यहाँ पानी है, गड्ढा तो बाद में खुदता है, लेकिन पानी दिखाने वाला इंपॉर्टेंट है। चलो इधर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भाई तो मैंने कहा नहीं, आप इन सबको पढ़ोगे तो ये सब सॉल्व। जेनेटिक्स कोर्स से हर साल क्वेश्चन आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में आपके सामने ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम बहुत सारी थियरीज के बारे में पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अंदर, और ये यूनिट हमारी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ये था BSc के अंदर जो भी हम लोग टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं और जो हमें BSc सेकेंड ईयर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। 10 दिन हमारी लाइव क्लासेस, 10 से लेकर के 15 दिन, ठीक है, जैसा भी होता है हमारी ट्रायल क्लासेस चलेंगी। और ट्रायल क्लासेस में अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है या फिर आपको लगता है कि हाँ आप हम पे विश्वास करते हैं, तो जो है आप जरूर आए। और हमारा जो मोबाइल ऐप है अशोका इंस्टीट्यूट, जिसपे ऑलरेडी अभी DBT JRF, CSIR JRF और BSc की भी क्लासेस वहाँ पे चलनी शुरू हो रही हैं। तो आप वहाँ पे आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जो वीडियो है, जो हमारा लाइव चल रहा है वीडियो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा
वो अपनी इच्छा बताए और बाकी क्या कमी है, किस तरीके की चीज़ें वो जानना चाहता है, कौन से पढ़ना चाहता है, क्योंकि तीनों ईयर की क्लासेस चलेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी एडमिशन्स हर जगह पे रुके हुए हैं। एडमिशन्स हो जाएं, बच्चे आएँ, बच्चे को लगे कि यार अभी तो पता है कोई नीट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ठीक है, बच्चे एक बार आएंगे तो उसके बारे में भी क्लासेस होंगी। लेकिन हाँ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस रुकेंगी नहीं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस लगातार होंगी। तो जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चा वो लेट ना करे यार, क्योंकि मैंने बताया नहीं, सितंबर आ गया यार, और 10 दिन अगर आप अभी और लगाओगे ना तो अगला अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर के अंदर आप इतना बड़ा सिलेबस खत्म करोगे, मतलब मेरे हिसाब से यार यही सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है अगर आप सही से पढ़ने बैठ जाओ तो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसको ऑनलाइन है तो चीज़ें, डेटा वगैरह, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ में